अब तो जनसुराज को उम्मीद से देखेंगे वैसे नेता भी जो बीजेपी आरजेडी में सेकंड लाइनर है, जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है, वो अब ऑप्शन के रूप में जनसुराज को देखेंगे। तो जनसुराज के लिए दमदार उम्मीदवार खोजना मुश्किल नहीं होगा। बांकीपुर के बाहुबली बने प्रशांत किशोर, जनसुराज ने बीजेपी आरजेडी के लिए बन गया बड़ा खतरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने उस सीट पर बीजेपी को हराया है जहां से 31 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है। अब आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर प्रशांत किशोर किस तरीके से इस जीत को हासिल किया और क्या क्या रहा इस बार चुनाव के मतलब जो भी समीकरण थे। विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, वो सीट पे जीत गए। देखिए, नितिन नवीन के बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी बांकीपुर की और उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव के प्रचार के दौरान बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन प्रशांत किशोर को रोक नहीं पाई। बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारक उतारे, इसके अलावा तमाम विधायकों, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रचार में उतारा, लेकिन फिर भी अपने गढ़ को बजा नहीं पाई। इस सीट पर राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता की जमानत तक जब्त हो गई। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। सर, तो ऐसे में बांकीपुर में पीके की जीत बीजेपी और आरजेडी के लिए तो खतरे की घंटी है। बिल्कुल, बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट ने बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है और जनसुराज संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर में जीत दर्ज कर बिहार के लोगों को एक खास मैसेज देने की कोशिश की है। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा पार्टी गठबंधन की तरफ से इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने के बाद भी चुनौती नहीं दे पाए प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर का चुनाव जीतना राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी के लिए भी बहुत बड़ा संकेत है। इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है। बांकीपुर में कुल 36 राउंड वोटों की गिनती हुई, जिसके बाद जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर को 63,946 वोट मिले। बीजेपी प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा 44,700 वोटों पर सिमट गए, जबकि पिछली बार नितिन नवीन लड़े थे तो उनको 98,000 वोट मिले थे, मतलब आधा से भी कम वोट आया। दोनों के बीच 19,246 वोटों का अंतर रहा आरजेडी बीजेपी के बीच। आरजेडी प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 14,241 वोट मिले, यानी उनकी जमानत जब्त हो गई। तो आरजेडी और बीजेपी के दोनों के लिए खतरे की घंटी है। सर, तो इस चुनावी नतीजे का राजनीति पर क्या असर पड़ेगा? बहुत व्यापक असर हो सकता है। प्रशांत किशोर जब बांकीपुर उपचुनाव में उतरे तो उनके पास न तो कोई संगठन था, न कोई स्थानीय नेता, न कोई बड़ा चेहरा। जनसुराज के इकलौते वही चेहरा थे, वही नेता थे। जनसुराज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि हर जाति समुदाय से कुछ लोगों का पुरानी राजनीतिक पार्टियों से मुंह भंग करे, तभी उनके लिए रास्ता खुल सकता था। बांकीपुर उपचुनाव रिजल्ट्स ने साबित कर दिया है कि प्रशांत किशोर इसमें सफल रहे हैं। जाति मजहब से ऊपर उठकर लोगों को अपने साथ खड़ा करने में कामयाब हुए हैं। उसी का नतीजा है कि उन्हें इतनी बड़ी जीत मिली है। नहीं तो बांकीपुर सीट से कोई जीत जाएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। ये करिश्मा ही है। सर, तो क्या नीतीश के वीडियो ने बदल दी बांकीपुर उपचुनाव की जो विरासत थी? अब देखिए, 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनसुराज ने 200 से ज़्यादा सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे। केवल 2 सीटों पर उसके उम्मीदवारों की जमानत बच पाई। सत्ता पक्ष एनडीए को 202 सीटों पर प्रचंड बहुमत मिला, वहीं मुख्य विपक्षी आरजेडी 25 सीटों तक सिमट गई। ऐसे में सवाल यही उठने लगा है कि क्या बिहार की जनता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी को विपक्ष की हैसियत में भी नहीं रखना चाहती है। और बांकीपुर में तो प्रशांत किशोर को जिता कर तो ये साबित कर दिया है कि जनता प्रशांत किशोर को विपक्ष के नेता के रूप में देखना चाहती है। 2025 के रिजल्ट से यही मैसेज मिला कि जनता विपक्ष के रूप में नया विकल्प चाहती है और बांकीपुर के चुनाव से भी यही सामने आया है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर को जितने वोट मिले हैं उसके दम पर बिहार में विपक्ष के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं और समझदार हैं, चालाक भी हैं और मुद्दों पर वो घेरना जानते हैं विरोधियों को। तो विधानसभा में एक प्रशांत किशोर के पहुंच जाने से तस्वीर बदल जाएगी। सर, तो ऐसे में बांकीपुर चुनाव विपक्षी एकता का संदेश भी देने में कामयाब रहा है। देखिए, विपक्षी एकता तो यहाँ दिखी नहीं। आरजेडी ने अपने सहयोगी दलों का भी ठीक से इस्तेमाल नहीं किया। कांग्रेस पार्टी हमेशा आरजेडी के खिलाफ मोर्चा खोले रही। कांग्रेस तो खुलकर जनसुराज का समर्थन दे रही है। नहीं, औपचारिक रूप से ऐलान तो नहीं किया था।
कांग्रेस पार्टी तो आरजेडी पर आरोप लगा रही थी कि वो महागठबंधन को बचा नहीं पाए, उन्होंने महागठबंधन के सहयोगी दलों से सहयोग नहीं मांगा, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता प्रचार नहीं किया, भले भीतरी स्तर पर सपोर्ट मिला हो। बांकीपुर उपचुनाव में आरजेडी और जनसुराज के प्रत्याशी को जितने वोट मिले हैं उससे एक बात फिर से साबित हो गई है कि अगर तमाम विपक्षी पार्टियां मिलकर लड़ें तो बीजेपी और एनडीए को आसानी से उसके गढ़ में हराया जा सकता है। इसके लिए उदाहरण दिया जा रहा है कि 1974 में जबलपुर में सेठ गोविंद दास के निधन के बाद उपचुनाव हुआ था और शरद यादव विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार बने थे, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी के सामने बड़ी जीत मिली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार के पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन बनाकर इसी फार्मूले के तहत लड़ने की सलाह दी थी, लेकिन ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं के मनमाने रवैये के कारण नीतीश कुमार इस गठबंधन से अलग हो गए थे। विपक्षी दल करीब जाकर भी बीजेपी को सरकार बनाने से रोक नहीं पाया। बांकीपुर में प्रशांत किशोर और आरजेडी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को मिले कुल वोटों को जोड़ दें तो इस आंकड़े से पता चलता है कि अपने सबसे मजबूत गढ़ में भी बीजेपी कमज़ोर हो सकती है अगर विपक्ष एकजुट हो तो। यहाँ तो भाई औपचारिक ऐलान तो हुआ नहीं था कि महागठबंधन साथ दे रहा है प्रशांत किशोर का किसी दल से गठजोड़ नहीं था, अकेले चुनाव मैदान में थे। ये दीगर बात है कि आरजेडी के वोटरों ने प्रशांत किशोर का साथ दे दिया, लेकिन उससे भी वो चुनाव नहीं जीतते अगर बीजेपी के कोर वोटर, वो भी 50% कोर वोटर प्रशांत किशोर के साथ खड़े नहीं होते। सर, तो ऐसे में 2015 के विधानसभा चुनाव में जब जेडीयू और आरजेडी ने मिलकर चुनाव लड़ा था तब भी बीजेपी काफी कमजोर दिख रही थी उस टाइम। देखिए, बिहार की जो अभी हालत है, नीतीश कुमार अभी भी एक बैलेंसिंग फैक्टर बने हुए हैं और बीजेपी अपने बल पर बिहार में सरकार नहीं बना सकती है और नीतीश कुमार भी नहीं बना सकते हैं, दोनों को साथ लेकिन नीतीश कुमार जिसके साथ जाएंगे उसकी सरकार बन जाएगी, ये भी सच है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर को 63,203 और आरजेडी की रेखा गुप्ता को 14,085 वोट मिले हैं। दोनों को जोड़ दें तो यह नंबर 77,288 तक पहुंच जाता है। जो बीजेपी प्रत्याशी नीरज सिन्हा को मिले 44,250 वोटों से 33,038 वोट ज़्यादा है। यानी पूरा विपक्ष एकजुट हो जाए तो बीजेपी अपने गढ़ में बेहद कमज़ोर हो जाएगी। बिहार में सबसे बड़ा वोट बैंक तो केवल राष्ट्रीय जनता दल के पास है। 2005 से आरजेडी करीब बिहार की सत्ता से बाहर है। करीब 3 साल नीतीश कुमार के रहमो करमो वाले समय को छोड़ दें तो आरजेडी विपक्ष में ही है। इसके बावजूद उसका मुस्लिम, यादव और कुछ दलित समाज का गरीब वोट बैंक उसके साथ मजबूती से खड़ा है। लेकिन बांकीपुर चुनाव में तो वो भी बिखर गया बीजेपी को हराने के लिए। सर, तो दूसरी तरफ एनडीए खेमे में वोट बैंक में हमेशा उतार चढ़ाव देखा जाता है। हाँ बिल्कुल, आरजेडी का वोट बैंक अब तक इंटैक्ट रहा है, लेकिन एनडीए के वोट बैंक में तो उतार चढ़ाव दिखता ही रहा है। 2015 के विधानसभा चुनाव में जब एनडीए से नीतीश कुमार अलग होकर आरजेडी के साथ चले गए थे, बीजेपी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी जैसे छोटे दलों के साथ गठबंधन में उतरी थी तो मुश्किल हुई थी। आंकड़ा 57 तक ही पहुंच पाया था बीजेपी का, जबकि उस वक्त देश में पीएम मोदी की लहर थी और उन्होंने बिहार चुनाव में करीब 50 जनसभाएं की थी। आज भी बिहार में लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, एनडीए का पूरा प्रचार तंत्र इसी पर होता है कि अगर हमको वोट नहीं दिए तो लालू यादव का परिवार सत्ता में आ जाएगा, यानी जंगल राज आ जाएगा। ठीक इसी तरह आरजेडी यही डर दिखाती है कि अगर उन्हें वोट नहीं दिया तो बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। इसी वजह से खासकर बिहार के मुसलमान एकजुट होकर आरजेडी के पक्ष में वोट देते आए हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर ने बिहार की जनता के सामने गैर बीजेपी, गैर आरजेडी के रूप में विकल्प देने का काम किया है ना भाई। अब तो आरजेडी के वोटरों को भी विकल्प दिखने लगा है, मुसलमानों को खासतौर पर, और अब दूसरे दलों को भी विकल्प दिखने लगा है। मतलब अब आरजेडी ही विकल्प नहीं है, अब प्रशांत किशोर भी विकल्प है। सर, और सबसे बड़ी बात है कि प्रशांत किशोर ने जातीय समीकरण के आधार पर अपना वोट बैंक नहीं बनाया। हाँ बिल्कुल, जनसुराज के लिए भी जरूरी था बांकीपुर का चुनाव जीतना। अगर ये चुनाव नहीं जीतते तो उनकी राजनीति खत्म हो जाती। 2025 के विधानसभा चुनाव में बड़े बड़े दावों के बाद भी जनसुराज का खाता नहीं खुला था और 200 से ज़्यादा सीटों पर प्रत्याशी उतारने के बाद भी, 238 सीटों पर उतारने के बाद भी 17 लाख वोट ही मिले थे। खुद प्रशांत किशोर ने चुनाव नहीं लड़ा, जिसके चलते पार्टी
का ये हाल हुआ, ऐसा राजनीतिक पंडितों का मानना था। 2025 की हार के बाद जनसुराज से जुड़े लोगों में हताशा साफ तौर पर देखी जा रही थी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह पटना छोड़कर चले गए, बाकी नेता भी जनसुराज से भागने लगे। अगले 4 साल उत्साह बनाए रखने के लिए प्रशांत किशोर का मैदान में उतरना जरूरी था, तो मजबूरी में उतरे कि भाई अब तो पार्टी को बचाना है तो चुनाव लड़ना पड़ेगा, ताकि वो अपनी टीम का फिर से मोटिवेशन जगा सकें। और अब प्रशांत किशोर ने बांकीपुर उपचुनाव में शानदार जीतकर अपने कार्यकर्ताओं के संघर्ष के लिए ऊर्जा भरने का काम किया है। अब तो जनसुराज को उम्मीद से देखेंगे वैसे नेता भी जो बीजेपी आरजेडी में सेकंड लाइनर है, जिनको चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता है, वो अब ऑप्शन के रूप में जनसुराज को देखेंगे। तो जनसुराज के लिए दमदार उम्मीदवार खोजना मुश्किल नहीं होगा। पहले चुनाव में उन्होंने प्रयोग किया था, साफ सुथरी छवि के उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन साफ सुथरी छवि होना चुनाव जिताने के लिए काफ़ी नहीं है। चुनाव में बहुत समीकरण काम करते हैं। तो अब तो चुनाव में लगता है कि प्रशांत किशोर को बीजेपी जेडीयू के आरजेडी के वैसे नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा उनको मौका मिल सकता है जनसुराज से, और ऐसा करके प्रशांत किशोर अगले लोकसभा विधानसभा चुनाव में कमाल भी दिखा सकते हैं। तो सुना आपने। तो अब बांकीपुर चुनाव के रिजल्ट के बाद आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और प्रशांत किशोर की रणनीति क्या होने वाली है, इस पे आपने क्या विचार रखते हैं, वो भी बताना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।